हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका पीसी हिंदी में। और आज हमारा जो टॉपिक होगा, वो टॉपिक होगा जो हमने लास्ट क्लास कंप्लीट की थी उसके आगे का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके साथ ही हम। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे जो भी ज़रूरतमंद जो भी छात्र हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और उनके प्रीलिम्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, वो टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 20 से 30 मिनट्स की वीडियो होंगी, और एक क्वालिटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने लास्ट देख लिया था, 2 क्लासेस में हमारा ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, ये हम पढ़ चुके हैं सब। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है, हाँ, ये सब हमने देख लिया है। आज हमने ये सब देख लिया कंप्लीट। इसके टेस्ट भी है नीचे, तो आज अगर टॉपिक कंप्लीट हुआ तो टेस्ट भी एक कर लेंगे। हमने ये, हाँ, पुच्छल तारा के बारे में हमने देखना था। पुच्छल तारा क्या होते हैं, कॉमेट क्या होते हैं एक्चुअली। कॉमेट क्या होते हैं ना, धूल, धूल, जमी हुई गैसें, जमी गैसें प्लस बर्फ, इन सब से मिलकर बना होता है। और ये पुच्छल तारा, पूछ वाला तारा, पुच्छल तारा, इसको तोड़ देंगे तो पूछ वाला तारा। ये पूछ कैसे बनती है इसकी, ये इससे बना होता है, धूल, जमी गैसें और बर्फ से मिलकर बना होता है धूमकेतु। और पूछ कब बनती है इसमें, कि जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो जो गैसें हैं ये सब पिघल के जलने लगती हैं, पिघल के वाष्पीकृत होती हैं, एक टाइप से जलते हुए प्रतीत होती हैं। तो ये फिर एक लंबी पूंछ बना लेती है। ठीक है, ये आगे जा रहा है, ये, तो ये आगे की तरफ अगर जाएगा तो ये पीछे, ठीक है, एक लपटे ऐसे लगा, लपटे निकल रहे हैं, तो ये पूंछ बना देती है। तो इसी को हम पुच्छल तारा कहते हैं, और ये पूंछ हमेशा सूरज से विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हैली धूमकेतु जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, 1986 में लास्ट टाइम दिखा था, और 2061 के आसपास ये दोबारा दिखाई देगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, उल्का क्या होती है। उल्काएं क्या होती हैं, उल्का, उल्का पिंड, ये सब चीज, नाम है इसके, उल्कास में या केतु, ये सब चीजें हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि धूल और और चट्टानों के टुकड़े होते हैं, चट्टानों के टुकड़े होते हैं। और जब ये वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जलने, तेजी से जलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टूट के गिर रहा है आकाश से। इसी को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, टूटता तारा। आम बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा कहते हैं। ये पूरी तरीके से अगर जब नहीं जल पाते हैं तो क्या करते हैं, पृथ्वी पे गिर जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं उल्का पिंड, मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है ना, तो उल्का पिंड हमारा हो गया। उल्का पिंड हमारा कैसे बनाते हैं, धूल और चट्टानों से बने हुए पिंड होते हैं, और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। और अगर ये पूरी तरीके से जब जल नहीं पाते हैं तो जमीन पे गिर जाते हैं। इसी को हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, ये टूटता तारा, आम बोलचाल की भाषा में टूटता तारा कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा, अरुण है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे धीमा परिक्रमा कौन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे दूर होगा वो सबसे धीरे परिक्रमा करेगा। और यार, सीधी सी बात है ना, एक ये सेंटर पॉइंट है, ये पास रहेगा तो इससे जल्दी घूमेगा, जो दूर रहेगा तो लेट में घूमेगा, ऐसे अपना चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, तो ये सबसे दूर कौन है, वरुण है, तो वरुण सबसे धीमा परिक्रमण करता है, 165 वर्ष। उसके बाद हैली का जो 76 काल है, ठीक है, धूमकेतु की दिशा सूर्य के विपरीत दिशा में, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। जैसे हमने देखा था, मंगल के कितने उपग्रह थे, 2, पृथ्वी का कितना है, 1। ठीक है, कौन है, चंद्रमा। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोग्राफी कहते हैं, सेलेनोग्राफी कहा जाता है। ठीक, अब हमारा बेसिकली देखा जाए, एक दूरी कितनी है पृथ्वी से, औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। आकार पृथ्वी का 1/4 है, पृथ्वी के आकार का 1/4 है। ठीक है, पृथ्वी के आकार का 1/4 है, 3,84,400 किलोमीटर ये दूर है पृथ्वी से। क्लियर है सर? झुकाव कितना है अक्ष का, चंद्रमा के अक्ष का पृथ्वी की कक्षा से झुकाव कितना है, 5 डिग्री। कितना है, 5 डिग्री। कितना है, 5 डिग्री। ठीक है, कितना है, 5 डिग्री। तो चंद्रमा के अक्ष का पृथ्वी की कक्षा से झुकाव कितना है, 5 डिग्री का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण,
वह पलायन वेग कितना है? गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है कि 1/6 है, पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी का 1/6। पलायन वेग कितना है? 2.38। पृथ्वी कितना है? 11.2 किलोमीटर पर आवर, पर किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे मिस्टेक हुआ मुझसे, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर के साथ सेकंड है, किलोमीटर के साथ क्या है? सेकंड है। 11.2, और इसका कितना है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड। किसका? चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है? 1/6 यहाँ का है। अब जिसके कारण वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल का अभाव है, तभी आपने देखा होगा कि कोई भी चंद्रमा पे कोई भी अगर हम कुछ भी फेंकेंगे ना तो वो उछलेगा, उछल के धीरे 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 करके रुकेगा। ठीक है। चंद्र प्रकाश क्या होता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 से 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना? 1.25 से 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे, हम एक चीज देखेंगे कि गति एवं घूर्णन। ठीक है। चंद्रमा क्या होता है ना, चंद्रमा का परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब अपने अक्ष पे घूमना, अपने ये चंद्रमा का अक्ष है तो ये अपने अक्ष पे घूमता है। एक चक्कर लगाना होता है, एक अपने, तो जो परिभ्रमण, परि मतलब चारों ओर, भ्रमण मतलब घूमना, तो अपने चारों ओर जो घूमता है उसको परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है। और किसी के चारों ओर घूमता है तो उसको परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा करना हम कहते हैं ना, परिक्रमा करने, तो हम किसी को सेंटर पार्ट मान के उसकी परिक्रमा करते हैं। और अपना अपने परिभ्रमण क्या, परिभ्रमण क्या होता है कि अपने आप के चारों ओर घूमना, अपने का ही चारों ओर घूमना, परिभ्रमण। और ये परिक्रमण किसी को सेंटर पार्ट, तो ये है चंद्रमा का परिभ्रमण क्या होता है। चंद्रमा का परिभ्रमण, ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन करके हम समझते हैं। देखिए, चंद्रमा का परिभ्रमण, अक्ष पर घूमना, अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण, पृथ्वी का चक्कर लगाना, काल लगभग बराबर है दोनों का है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। दृश्य भाग क्या होता है? अब देखो, चंद्रमा का लगभग 60%, लगभग 60%, ठीक है, या अधिकतम 59% भाग ही दिख दिख पाता है। कहाँ से? पृथ्वी से हम 59% या 60% भाग, एक एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखा, 59% भाग ही हम पृथ्वी से देख पाते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर 60% के आसपास भी आ जाए, 59 ना हो और 60%, तो वो हमारा सही होगा। ठीक है। तो 59% भाग हम अ, पृथ्वी से देख पाते हैं, पृथ्वी से हमेशा। ठीक है। और एक ही पार्ट दिखता है हमेशा। चंद्रमास क्या होता है? कितना भाग हमने देखा? 60%। चंद्रमास क्या होता है? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक पूरी परिक्रमा की अवधि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट होती है, उसको चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक पूरी परिक्रमा की अवधि कितनी होती है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। तो इसी को हम चंद्रमास कहते हैं। ठीक है। ये सब हमने चंद्रमास देख लिया। चंद्रमास क्या होता है? सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा की एक पूरी परिक्रमा को ही हम चंद्रमास कहते हैं। चंद्र का मास, चंद्र का मास, चंद्र का मास, चंद्र का महीना। तो एक चंद्र महीना कितना होता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट का होता है। ठीक, कितना भाग हम देख पाते हैं? 59% भाग देख पाते हैं। और इसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का था, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट होता है। ठीक है। इसके दिन को चंद्रमा के दिन को सेलेनोग्राफी कहते हैं। ठीक, ये सब हमने देख लिया। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम कुछ चंद्रमा के विशिष्ट जो अ, स्थल है वहां पे, जो जिसको अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे एक सबसे लिबरीज पर्वत कहाँ है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है। उच्चतम स्थान है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल का जो दक्षिणी साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो साउथ पोल का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? लिबनीज पर्वत है। शांति का सागर कहते हैं। ठीक है, मतलब शांति का सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा का, वह धूल भरा मैदान, जहां 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो उतरा था। तो कहाँ उतरा था? शांति का सागर उस नाम को कहा गया है। ठीक है, जहां उतरा था। और नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा कब? 20 जुलाई 1969। ये डेट कभी कभी पूछ लेते हैं। 20 जुलाई 1969 कहाँ उतरा? अपोलो 11 शांति का सागर उस स्थान को, उस स्थान के को नाम दिया गया है। ठीक है। सुपर मून क्या होता है? सुपर मून ऑब्वियस सी बात है ना,
ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है और इस स्थिति में यह 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, अब जैसे कोई भी चीज़ मान लो कि अगर कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें अच्छी क्लियरिटी दिखाई देता है, ठीक है? जैसे एक एक मान लो दूर से आते हुए रात के समय में दूर से आती हुई गाड़ी अगर हमारे पास आ रही है, तो दूर से आए तो उसकी रोशनी हल्की दिखाई देगी, फिर जैसे-जैसे पास जाएगी उसकी चमक बढ़ती जाएगी ना? तो वैसे समझ लीजिए अगर चंद्रमा हमारे पास होगा तो 14% बड़ा दिखाई देगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लाइटनिंग जो होगी यानी चमकीलापन होगा वो ज़्यादा होगा, तो 30% ज़्यादा चमकीला। तो कौन? सुपर मून। यहाँ पे कंफ्यूजन किस में होती है? सुपर मून और ब्लू मून में थोड़ा कंफ्यूजन होती है। सुपर मून बस याद रखना, सुपर है, बड़ा है, बड़ा है, सुपर है, बड़ा है, 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला होता है सुपर मून। और जो ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून सीधी सी बात है ना कि जब एक माह में, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा पड़ जाएँ, ठीक है? तो दूसरी जो पूर्णिमा के चाँद को जो दूसरी पूर्णिमा होती है, उस दिन जो चाँद निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। यही है ना? तो बस ब्लू मून क्या है? एक कैलेंडर माह का एक कैलेंडर माह की दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। और जो सुपर मून क्या होता है? सुपर मून 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला होता है जो चाँद, ठीक है? उसको हम कहते हैं सुपर मून। और ये सब पूर्णिमा को ही होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब इस चंद्रमा के प्रकाश का हमारे ज्वार भाटा पर प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा अभी हम सिर्फ नॉर्मल सी चीजें देख लेते हैं। ज्वार भाटा इसका एक अलग टॉपिक में बनाऊंगा, ज्वार भाटा क्या होता है। तो वही है कि पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न करने में चंद्रमा की शक्ति सूर्य से दोगुनी होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चंद्रमा जो क्या है ना, सूर्य से पास में है। कहाँ है? सूर्य से पास में है। चंद्रमा सूर्य से पास में है, इसलिए इसकी शक्ति जो ज्वार भाटा को उत्पन्न करने में सूर्य से दुगनी अधिक शक्ति का प्रयोग करता है। बस इतना, चंद्रमा की शक्ति सूर्य से दोगुनी अधिक है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट निकट है, ठीक है। क्रेटर क्या होता है? जो चंद्रमा की सतह पर ना, आपने देखा होगा गड्ढे हल्के हल्के कभी ऐसे धब्बे बने हुए हैं, वही क्रेटर है। अमेरिका ठीक है, तो इतना है। क्रेटर इंडिया में भी है, जैसे महाराष्ट्र के लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, ये उल्कापात के कारण उत्पन्न हुआ कि कभी उल्का पिंड गिरा होगा और ये हिस्सा जमीन में धंस गया है। ठीक है, और वहां पे पानी भर गया है, उसको हम क्रेटर कहते हैं उल्का पिंड के द्वारा। तो ये हो गया क्रेटर। यहाँ तक देख लिया, तो अब हम आगे बात करेंगे। हमने हमारा ये ज्वार-भाटा हो गया। ज्वार-भाटा इसको अलग टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ज्वार-भाटा अभी हम देख लेते हैं पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। एक परिक्रमण होता है, जो परिक्रमा करता है सूर्य सूर्य जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे पृथ्वी भी परिक्रमा करता है। ठीक है, एक तो होता है दैनिक गति, मतलब एक परिक्रमा एक परिभ्रमण, वही जैसे चंद्रमा की होती है, खुद भी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, जिसके कारण से दिन रात होते हैं। ठीक है, और ये जो परिक्रमण है इसके कारण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का कारण मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां होती है। पहला घूर्णन गति या दैनिक गति। दैनिक गति क्या होता है कि जो अपने अक्ष के उस पे ही घूमती है। ठीक है, पृथ्वी का अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व किस दिशा में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पश्चिम से पूर्व। क्या है? पश्चिम से पूर्व। हमने बात किया था दो ऐसे ग्रह हैं, कौन कौन से? एक आपका शुक्र और एक कौन सा है? अरुण, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण और शुक्र कौन से? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का पूर्व किधर होगा? मतलब इनका पूर्वोदय किधर होता होगा? पश्चिम में होता होगा। और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह जो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, इसका पूर्वोदय किधर होगा? पूर्व की तरफ होगा। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना, चलो चेंज थोड़ा कर लेते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन का मतलब घूम रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो यह चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में कंप्लीट करता है। ठीक, 23 घंटे 56 मिनट, ये बोलते हैं ना कि एक दिन हुआ 24 घंटे का।
24 घंटे का, तो वही 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे में पूरा करता है घूर्णन। घूर्णन मतलब दैनिक गति, ठीक है, रोटेशन कर रहा है। घूर्णन के क्या प्रभाव पड़ेंगे? घूर्णन के प्रभाव दिन रात होता है, अभी मैंने बताया था, पृथ्वी के गोल होने के कारण एक समय, अब जैसे इसका रीजन देखो सिंपल सा यही है, दिन रात का मतलब क्या है, ये मैं बता दूं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि हम देखेंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी का, ये है पृथ्वी, और यहाँ पे सूरज हो गया। सूरज स्टेबल है, यदि स्थिर है, और ये पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम घूम रही है, ठीक है, और अपने अक्ष पे चक्कर भी लगा रही है ऐसे। तो एक पार्ट अगर आज इधर है तो ये घूम के थोड़ी देर में इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे घूमेगा ना। तो ये सामने रहेगा, जो जो सूर्य के सामने आता जाएगा वहां पे दिन होगा, और जो ये बैक वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या होगा, रात होगी, क्योंकि सूरज का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो दिन रात का होना घूर्णन के में। दूसरा, प्रदीप्त व्रत, यह है काल्पनिक व्रत जो दिन, पृथ्वी पर दिन और रात के भाग को विभाजित करता है एक, ठीक है। तो ये प्रदीप्त व्रत एक टाइप से, ये जो ये वाला हिस्सा है ऐसे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कोरियोलिस बल, घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल जो पवनों और महासागरीय धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, ये फेरल के नियम के आधार पर। तो ये हमारा एक कोरियोलिस बल, जब हम पढ़ेंगे आगे अक्षांश रेखाएं वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको और देखेंगे। तो कोरियोलिस बल का किस कारण उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ठीक है। ये जो महासागरीय धाराएं हैं, ये जो भी चीजें, पवनों की जो गतियां हैं, वो भी हम देखेंगे अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा के समय में अंतर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही प्रतिदिन आने वाले ज्वारों के समय में अंतर होता है। ये ज्वार भाटा हम अलग से एक टॉपिक लेके आएंगे जब ज्वार भाटा का, उसमें इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया दैनिक गति या घूर्णन गति, ठीक है। दूसरी गति हमारे पास है परिक्रमण गति का ये डायग्राम है, देखो यहाँ पे ये 22 दिसंबर है, ठीक है, ये 21 मार्च है, ठीक है, और यहाँ पे 21 जून है, 21 जून, और यहाँ पे 23 सितंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये शरद ऋतु, यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु यहाँ स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे दक्षिणी ये। तो ये परिक्रमण गति या वार्षिक गति, ये सूरज है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्या है ना, जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सूर्य के सामने होता है ना, वहां पे गर्मी होती है, और जो सूर्य के बिल्कुल वो होता है अपोजिट होता है, वहां पे ठंड का मौसम होता है, ठीक। अब एक्चुअली ये 3D डायमेंशन में अगर बना होता तो वो ज्यादा बेटर होता समझने में, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। और अगर मैं जूम करूँ इस पे, हाँ ये देखो थोड़ा सा, हम्म, ठीक। तो हम इसको देखेंगे जरा, ये उत्तरी ध्रुव है, बसंत ऋतु, और 21 मार्च में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु। यानी आप एक इमेजिन ऐसे कर लो कि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में हम रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हमारा इंडिया है, प्यारा भारत हमारा है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसे इमेजिन करो। और आप एक मौसम को ध्यान में रखेंगे, मौसम को हम जब ध्यान में रखेंगे तो देखेंगे कि जब हमारे वहाँ 21 मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून ऐसे आता है, तो हमारे वहाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और साउथ में क्या होगा उस टाइम पे, शरद ऋतु यानी ठंड का मौसम, जैसे हमारे वहाँ बसंत चला है, तो वहाँ पे ठंडियाँ स्टार्ट होने की होंगी, ठीक है। यहाँ पे सूरज की किरणें धीरे धीरे सामने पड़ने अब ये घूम के यहाँ आएगा, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें सीधे पड़ेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की तिरछा पड़ेंगी। तो या इस वाले हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी, और हमारे हिस्से में गर्मी कड़ाके की पड़ रही होगी, ठीक है। ऐसे ही फिर ये घूमते घूमते अपने अक्ष पे ये जब यहाँ आता है, तो ये वाला हिस्सा सीधे तरीके से ना पड़े, तो हमारे वहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारे वहाँ सर्दी स्टार्ट हो जाती है,
शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे अब ये 3D डायमेंशन होता है तो आपको एग्जैक्ट दिखता है कि ये वाला नीचे वाला पोर्शन पे सूर्य की किरणें ज्यादा सीधी पड़ रही है, तो वहां पे गर्मियां आने वाली होंगी, वहां पे बसंत ऋतु आ जाएगी और हमारे वहाँ शरद ऋतु। ठीक है, और क्योंकि ये ऐसा प्रभाव इसलिए है क्योंकि ये टिल्ट है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी, जिसके कारण से हमारे वहाँ किरणें सही सीधी रेखा में पड़ नहीं पाएंगी, जिसके कारण से हमारे वहाँ शरद ऋतु। अब यही चीज जब यहाँ पे घूम के जाएगा तो आप देखेंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो बिल्कुल सीधी हो जाएंगी उसी मकर रेखा पे, ये कर्क रेखा मकर रेखा पे सीधी पड़ेंगी, तो यहाँ पे कड़ाके की गर्मी पड़ रही होगी और हमारे वहाँ ठंडी मतलब कड़ाके की सर्दी पड़ रही होगी। तो ये कौन सा दिसंबर, 22 दिसंबर का टाइम है। ठीक है, 22 दिसंबर, यहाँ पे 21 जून, ये उत्तरी आयनात और दक्षिणी आयनात, तो ये सब चीजें थ्री डायमेंशन में, तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली थ्री डी होता तो बहुत अच्छे से, या क्लास में होती चीजें तो इसको और अच्छे से समझा जा सकता था, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट आगे कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसको डायग्राम के एक बार देखें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, परिक्रमण गति, यानी पृथ्वी जो है ना सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। ठीक है, तो वही है, थोड़ा सा नीचे और देखते हैं। परिक्रमण गति या वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्तीय कक्षा में, कौन सी कक्षा है, दीर्घवृत्तीय कक्षा है, में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, इसकी समयावधि क्या है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इसलिए हम कहते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अब ये हर साल 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड हर साल बचता रहता है। तो आने वाले टाइम में जब चौथा साल पड़ेगा तो चौथा साल में ये पाँच 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 जुड़ के 5 चौके 20 और ये सब कुल मिला के 24 घंटे का जब अंतर पड़ जाता है तो जो चौथा साल होता है वो लीप ईयर बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चौथा साल जो हर चौथे साल में लीप ईयर बन जाता है, उसी को हम 300 वहां पे यही तो लिखा है, ये अतिरिक्त दिन हर 4 वर्ष में मिलकर एक लीप ईयर बनाते हैं, तो 366 दिन लीप ईयर। ठीक है, तो अभी लास्ट वाला लीप ईयर कौन सा पड़ा था, 2026 चल रहा है, तो लास्ट वाला 2024 लीप ईयर पड़ा था। यानी उसमें क्या होता है कि फरवरी 29 की हो जाती है, फरवरी 29 की हो जाती है। ठीक है, अब परिक्रमण की क्या होता है, अभी हमने देखा कि ऋतुओं में परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऋतुओं में परिवर्तन, दिन रात की अवधि में असमानताएं होती है। हमने एक चीज देखा कि यहाँ पे जैसे उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे 21 मार्च को ये दोनों स्थितियां में, यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्यों, क्योंकि इस दिन जो सूरज होता है, या तो यहाँ पे क्या होता है, 21 मार्च को क्या करेगा, 21 मार्च को क्या करेगा, ये कहाँ चमक रहा है, देखो कर्क रेखा पे, ये कर्क रेखा पे और यहाँ पे मकर रेखा पे चमकता है, तो इस दिन दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर को ये कहाँ जाता है, 21 जून और 22 दिसंबर को, अभी थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी थोड़ा सा, अभी इसमें नहीं दिख रहा है तो हम पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मकर संक्रांति सुनी है ना आप लोगों ने, मकर रेखा 22 दिसंबर को जब मकर संक्रांति होती तो जो सूरज होता है मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर प्रस्थान करना स्टार्ट कर देता है, सुना है आप लोगों ने। विषुवत रेखा पे कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती है विषुवत रेखा पर चमकती हैं। ठीक है, इसके बाकी जो डेट्स हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, तो और दिन रात की अवधि में असमानता हो गई। ठीक है, तीसरा, अब ये दो चीजें हो गई। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ये क्वेश्चन में ज्यादातर आता है, उपसौर और अपसौर क्या होता है, उपसौर और अपसौर। उपसौर क्या होता है ना कि जब उपसौर पहले हम बात करेंगे, जब पृथ्वी, थोड़ा सा इसको हम जूम कम करते हैं। ठीक है, उपसौर और अपसौर देखेंगे, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है, 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, ये 3 जनवरी, उप सौर कब होता है, 3 जनवरी को। यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उप 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 पहले उप ऐसे याद करेंगे, उप पहले 3 जनवरी, उप तीन, ऐसे भी देख लो कि ये ऊ जो है ना ये तीन की तरह दिख रहा है, ऊ जो है तीन की तरह दिख रहा है, तो 3 जनवरी। ठीक है, और ये अप सौर, तो अप ये तो चलो ये तो अलग ही दिख रहा है ना, अ पूरा हो गया, ऊ तीन से याद रखेंगे, अ हो गया, ये अलग हो गया। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है, तो चार, ये जुलाई को आता है 15.2 किलोमीटर, 15.2 करोड़ किलोमीटर है, दो नहीं, 15.2 करोड़ किलोमीटर का जब डिस्टेंस होता है तभी 4 जुलाई को होता है। तो बस इतना ध्यान रखना है,
सौर 4 जुलाई, उप उप मतलब 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य क्या होता है, पास होता है। सूर्य पृथ्वी के पास में होता है, पृथ्वी सूर्य के पास में होती है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। कितना, अब इतना भी निकट 2-4 किलोमीटर नहीं है यार, 14.7 किलोमीटर। ये नहीं कि सोचो कि पास में होती है तो 1-2 किलोमीटर पे, ऐसा नहीं, 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो अब सौर दूर, कितना दूर, 15.2 किलोमीटर दूर है, 15.2 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो कितना आएगा, लगभग 50 लाख किलोमीटर का फर्क हो जाता है। तो ये अपसौर 4 जुलाई, सूरज दूर, अपसौर 4 जुलाई, सूरज दूर, उपसौर 3 जनवरी, सूरज पास। तीन मतलब पास, ठीक है, उपसौर मतलब निकट। ठीक हो गया ये। अब आयनक, आयनात और विषुव क्या होते हैं। ग्रीष्म आयनात, अभी हमने बोला ग्रीष्म आयनात 21 जून कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक है, अभी ये सब शीत आयनात में 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अभी हमने बोला था सूर्य मकर रेखा पर चमकता है 22 दिसंबर को, और 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है, सबसे बड़ा दिन। अभी आने वाला है 21 जून को, जब हम योगा दिवस मनाते हैं, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून के बाद से धीरे 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 सेकंडों में कम होते होते दिन छोटा होने लगेगा। ठीक है, विषु 21 मार्च से 23 मार्च, यानी विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो हमारी, अभी ये सब हम पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो 21 मार्च से 23 नवंबर को सूरज कहाँ चमकता है, विषुवत रेखा पर सूरज चमकता है, ये मैं सब पढ़ाऊंगा आगे। और इस दिन दिन रात बराबर, तो ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ ये हमारा सौरमंडल वाला टॉपिक पिंड होता है। और इसी के साथ हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन को मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा। तो पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक वीडियोस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ मैं इस क्लास का एंड समाप्त कर रहा हूँ यहीं पे। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे हमारी रीच बढ़े थोड़ा सा, और हम अपने कंटेंट में थोड़ा और अ, अच्छा कंटेंट इसको करें, और थोड़ी जिससे आप लोग मोटिवेशन हो हमारे भी अंदर भी एक, कि हम आगे और अच्छी क्लास लेके आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।